नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे बिल्कुल, और अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। हम भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आपके लिए। तो लगातार पढ़ते रहिएगा, अच्छे से रोज़ पढ़िए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए चीज़ों में, जिससे कि रिजल्ट अपने पास क्या आ सके बेहतर। ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने शुरू किया था लास्ट क्लासेज में, जिसको हम कहते हैं जाल प्रमेय, नेटवर्क थ्योरम्स। जाल प्रमेय क्या शुरू किया था? नेटवर्क थ्योरम्स। नेटवर्क थ्योरम्स में हम दो थ्योरम पढ़ चुके। एक तो हम पहली थ्योरम पढ़ चुके अध्यारोपण प्रमेय, जिसको हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम हमने पढ़ा, उसका प्रूफ हमने किया, और प्रूफ के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने पढ़े। इसके बाद इस अभी लास्ट क्लास में हम पढ़ के आए हैं। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ के आए? पारस्परिकता प्रमेय, इसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। और पारस्परिकता प्रमेय का कथन या स्टेटमेंट हमने बहुत अच्छे से समझा, और उसका हम बहुत अच्छे से क्या पढ़ के आए हैं? प्रूफ। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं पारस्परिकता प्रमेय, रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे आधारित न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो इस क्लास में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं अपन। और एग्जाम में देखिए, दोनों की बराबर पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल आ गया तो क्या होगा, उतने ही नंबर का अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो जितने की थ्योरम पूछता उतने का ही न्यूमेरिकल पूछेगा। और अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछता है तो फिर आपसे क्या पूछेगा? थ्योरम पूछेगा। तो चीज़ों को बेहतर बनाइए और प्रैक्टिस करते जाइएगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब हम बात करते हैं आगे पारस्परिकता प्रमेय, जो कल हम पढ़ रहे थे। कल यही थ्योरम हमने प्रूफ की थी लास्ट क्लास में। पारस्परिकता प्रमेय, इसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम यही पढ़ के आए थे अपन। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट हमने पढ़ा, और उसी स्टेटमेंट और उसी प्रूफ को आधार करते हुए हमें क्या करने हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसके न्यूमेरिकल्स करने। क्या करने हैं बच्चों? न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, पारस्परिकता प्रमेय क्या पढ़ना हमें? रेसिप्रोसिटी थ्योरम। और रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे हम लेके चलने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स में क्या कहेगा आपसे? करंट या धारा पूछ सकता है, या तो यह आपसे पूछ सकता है कि पारस्परिकता प्रमेय सत्यापित कीजिए, इस सर्किट या इस जाल के लिए पारस्परिकता प्रमेय को क्या करना है? वेरीफाई करना है। अब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि पारस्परिकता प्रमेय को वेरीफाई करने का क्या तरीका है। पहले बैटरी या वोल्टेज सोर्स पहले लूप में लगाओ, दूसरे का करंट चेक करो। फिर बैटरी या वोल्टेज सोर्स को दूसरे लूप में लगाइए, और करंट कौन से का चेक करते हैं? पहले लूप का। अगर दोनों लूप का करंट सेम आ जाता है, एक बार बैटरी इधर, करंट इसका, अगली बार बैटरी इधर और करंट दूसरे का, अगर दोनों की करंट सेम आ जाते हैं तो वही क्या होती है? पारस्परिकता प्रमेय, रेसिप्रोसिटी थ्योरम सत्यापित हो जाएगी या वेरीफाई हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल लिखे इसमें, और न्यूमेरिकल में हम लिखने वाले हैं कि निम्न जाल के लिए या निम्न परिपथ के लिए, निम्न जाल या परिपथ के लिए, निम्न परिपथ में पारस्परिकता प्रमेय, पारस्परिकता प्रमेय, पारस्परिकता प्रमेय सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए, जांच कीजिए, कुछ भी कह सकता है, सत्यापित कीजिए। निम्नलिखित परिपथ में या निम्न परिपथ में पारस्परिकता प्रमेय सत्यापित कीजिए। वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम इन द फॉलोइंग सर्किट। वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम इन द फॉलोइंग सर्किट, कि इन द फॉलोइंग सर्किट वेरीफाई द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब सर्किट क्या दिया हुआ है? कोई भी दे सकता है, अभी संख्या की कोई वैल्यू नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे ये सर्किट दे रखा है आपको, मान लिया मैंने, ये दे रखा आपको, इसको हम बेसिकली Z1 नाम देते हैं, इसको Z2 देते हैं, और इसको क्या देते हैं? Z3। अब जब सवाल आएगा तो यहाँ लिखा आएगा, मान लो कोई 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ 10 ओम लिखा हुआ आएगा, यहाँ कोई 15 ओम लिख देगा, या 20 ओम, 15 ओम लिख दो, और यहाँ कितना लिखा हुआ आएगा? 20 ओम। ठीक है, ये देगा आपको, बस इतना ही। और इसमें पूछेगा कि पारस्परिकता प्रमेय सत्यापित कीजिए, वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये तो ऊपर लिख लीजिए, ये बना लीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन शुरू करना है। दोनों बना लीजिए, स्टेटमेंट या क्या करना है, और नीचे ये बना लीजिए परिपथ या सर्किट।
बना लिया सबने परिपथ या सर्किट। अब लगाइए इसका सॉल्यूशन। अब नीचे लगाइए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जैसे ही करेंगे तो इस सर्किट में नाम देंगे सबको। इसको हम बेसिकली 10 वोल्ट को क्या नाम देते हैं, इसको नाम दे सकते हैं ई नाम दे देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे Z1, इसको हम क्या नाम देंगे Z2, और इसको हम क्या नाम देंगे, यहाँ ये Z मत बनाना, इसको क्या नाम देंगे बच्चों Z3। ठीक है। यहाँ करंट या धारा कितनी प्रवाहित करेंगे I1, इधर करंट कितना चला जाएगा I2, तो नीचे कितना आएगा I1 माइनस कितना आएगा I2। I1 आया था, I1 में से I2 आगे चला गया, तो नीचे कितना आ गया I1 माइनस I2। इधर नीचे यही करंट आएगा आपके पास इसमें। तो ये नाम दे दीजिए। अब इस सर्किट को दोबारा बना लीजिए। सॉल्यूशन लगाया सबने, सॉल्यूशन लगाने के बाद सबको नाम दे दो, करंट डिफाइन कर दो, और लूप को नाम दे दो कि ये कौन सा लूप है फर्स्ट, और ये कौन सा लूप है सेकंड, और ये इसकी डायरेक्शन है I1 की, और ये जो करंट घूम रहा है आपके पास ये कौन सा करंट है इसमें I2, ये डायरेक्शन। ये बनाइए बच्चों, ये दोबारा बना लीजिए सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में दोबारा से ये बना लीजिए सभी। भाई जो क्वेश्चन देगा उसमें तो डायरेक्ट बस संख्या लिखी होगी, हम नाम देंगे इसमें, करंट का नाम देंगे I1 I2 I3 जो भी आप हम नाम बेसिकली देते हुए आ रहे हैं। तो जो नाम हम थ्योरम में देते आए वही यहाँ देते रहेंगे, जिससे कि समझने में बहुत हमारे सुविधा रहेगी। ठीक है बच्चों। तो ये दोबारा से बनाइए, पहले सॉल्यूशन लगाइए, सॉल्यूशन में फिर से बनाना है ये। लिखा सबने, सर्किट बना लिया सब बच्चों ने। अब देखिए इसमें लिखेंगे, अब हम बताएंगे कि पहले परिपथ पहले लूप में कौन सा करंट I1, दूसरे लूप में कौन सा करंट है I2। अब लिखिए इस परिपथ में 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 प्रतिबाधा Z1 से इस परिपथ में प्रतिबाधा Z1 से प्रवाहित धारा I1, इस परिपथ में प्रतिबाधा Z1 से प्रवाहित धारा I1 कॉमा प्रतिबाधा Z2 से प्रवाहित धारा I2, प्रतिबाधा Z2 से प्रवाहित धारा I2, प्रतिबाधा Z2 से प्रवाहित धारा I2 एवं Z3 से प्रवाहित धारा एवं Z3 से प्रवाहित धारा एवं Z3 से प्रवाहित धारा I1 माइनस I2 है एवं Z3 से प्रवाहित धारा I1 माइनस I2 है एवं Z3 से प्रवाहित धारा I1 माइनस I2 है एवं Z3 से प्रवाहित धारा I1 माइनस I2 है। In this circuit current through Z1 is I1। In this circuit current through Z1 is I1, Z2 is I2, Z2 is I2 and Z3 is I1 minus I2 and Z3 is I1 minus I2। अब देखिए प्रथम लूप में धारा बेसिक देखी जाए तो कितनी है I1, और सेकंड लूप में करंट देखा जाए तो कितना है I2, यही है आपके पास। अब हम ज्ञात करेंगे लूप विश्लेषण या लूप एनालिसिस, और लूप एनालिसिस हम पीछे पढ़ के आए हैं, या कल भी थ्योरम में हमने पढ़ा था कि कौन सा नियम लगता है, किरचॉफ का वोल्टता नियम। और किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से, किरचॉफ के वोल्टता नियम से हम क्या करने वाले हैं, धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो हम ज्ञात करेंगे I1 और किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, I2 की। बेसिकली तो हमें बैटरी पहले में लगी हुई है तो दूसरे का करंट चेक करना है, और फिर दूसरे में बैटरी लगाऊंगा तो करंट किसका चेक करना है, पहले का। इतना ही काम करना है। तो लिखिए अब इसमें थ्योरी में लिखो एक लाइन और, लूप विश्लेषण की सहायता से लूप विश्लेषण की सहायता से लूप विश्लेषण की सहायता से धारा
I1 एवं I2 के मान ज्ञात करते हैं। लूप विश्लेषण की सहायता से धारा I1 तथा I2 के मान ज्ञात करते हैं। लूप विश्लेषण की सहायता से धारा I1 तथा I2 के मान ज्ञात करते हैं। बाय लूप एनालिसिस we have to find values of current I1 and I2. We have to find values of current I1 and I2. अभी तक देखिए पारस्परिकता प्रमेय बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमारे साथ। क्लियर कंसेप्ट होने का मतलब है कि पारस्परिकता प्रमेय लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, पारस्परिकता प्रमेय या रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम जब लिखा हुआ है तो कंसेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि हमारे दिमाग में दौड़ना चाहिए, बैटरी पहले में करंट दूसरे का, फिर दूसरे की बैटरी करंट पहले का, रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम। जब रिजल्ट सेम आएगा तो हम कह देंगे कि पारस्परिकता प्रमेय सत्यापित या वेरीफाई हो गई। यही इसका क्या होता है, कथन या स्टेटमेंट हम पढ़ के आए पीछे से। अब देखिए बच्चों, इसमें करंट निकालना तो सेम प्रोसीजर चलने वाला जैसा हम कल पढ़ के आए। पहले कौन सा केवीएल लगाएंगे, लूप फर्स्ट में, फिर लूप सेकंड में। दोनों से दो समीकरण या दो इक्वेशन प्राप्त होंगी। दोनों इक्वेशन को किस रूप में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स से सारणिक बनाते हैं, डेल जेड बनाते हैं, फिर डेल 1 बनाते हैं, फिर डेल 2 बनाते हैं और फिर करंट या धारा आ जाएगी। फिर इस काम को रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब कि बैटरी को हम फर्स्ट लूप से कौन से लूप में रिप्लेस करेंगे, लगाएंगे सेकंड लूप में, और सेकंड लूप में लगा के फिर वापस से वही दो लूप बन जाएंगे। वापस से दो समीकरण या दो इक्वेशन बना के हम बना के और वापस से क्या करने वाले हैं बच्चों, वही करंट ज्ञात करने वाले हैं। फिर देख लेंगे कि जब पहले में बैटरी थी तो दूसरे का करंट, जब दूसरे में बैटरी थी तो पहले का करंट का अगर आंसर सेम आता है तो हम कह देंगे पारस्परिकता प्रमेय सत्यापित या क्या है मेरे बच्चों, वेरीफाई है। ठीक है, अब देखिए इसमें सोल्व करने वाले हैं अपन। तो देखिए किरचॉफ के वोल्टता नियम से बाय वोल्टेज लॉ ऑफ किरचॉफ के वोल्टता नियम से, या इसको हम क्या कह सकते हैं, केवीएल। क्या कहेंगे बच्चों, केवीएल। ठीक है, इसको देखो यहाँ लिख देता हूँ अंदर जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अब देखिए कौन से लूप की बात करेंगे, लूप फर्स्ट में। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे लूप फर्स्ट में। कौन से लूप में चल रहा हूँ मेरे बच्चों, लूप फर्स्ट में। लूप फर्स्ट में चलेंगे तो यहाँ से चल लो, सबकी वोल्टेज का वोल्टता पतन एक निश्चित दिशा में चलते हुए, यही तो है आपके पास कि एक निश्चित दिशा में निश्चित बंद पथ में चलते हुए सारी वोल्टेज का टोटल कितना होता है, 0। और वही कौन सा होता है, केवीएल होता है आपके पास। अरे वही क्या होता है आपके पास, केवीएल होता है अभी। तो यहाँ से चला करो, कहीं से भी शुरू हो सकते हो, या तो यहाँ से चलो बैटरी से, तो बैटरी यहाँ से शुरू होती है माइनस प्लस, या यहाँ से चल लो। वोल्टेज होती है V इक्वल टू कितना होता है, IR। R का काम कौन कर रहा है, Z कर रहा है। तो I1 इंटू Z1 कितना है, 10। तो ये कितना हो गया आपके पास, 10I1। कितना हुआ बच्चों, 10I1। इधर ही हम जा रहे हैं ऐसे ही, और ऐसे ही कौन आ रहा है, करंट। तो निशान किसका आ गया, प्लस का। इसके बाद हम आ रहे हैं ऊपर से नीचे, हमारा तो यही लूप है, ऐसे ही चलना है। हम आ रहे हैं ऊपर से नीचे और करंट भी कहाँ रहा है, ऊपर से नीचे, धारा भी कहाँ रही है, ऊपर से नीचे। तो दोनों की दिशा डायरेक्शन सेम है, इसलिए किसका साइन आएगा, प्लस का। तो ये हो गया आपके पास प्लस, और ये हो गया आपके पास I1 माइनस कितना, I2 इंटू Z कितना है, 20। इसके बाद देखिए बच्चों, इधर से घूम के आए, बैटरी में हम माइनस से कहाँ आएंगे, प्लस। बैटरी में जब माइनस से प्लस आते हैं मेरे बच्चों तो निशान आता है माइनस का, और जब बैटरी में प्लस से माइनस आते हैं तो निशान किसका आता है, प्लस का। तो निशान किसका आने वाला आपके पास, माइनस का। तो ये हो गया माइनस के 10 और इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया, 0। थोड़ी सी चीज़ों को व्यवस्थित कर लिया करो, I1 एक जगह, I2 एक जगह। 10I1 यहाँ से, 20I1 यहाँ से, तो कितना हुआ, 30I1। अरे कितना हो गया, 30I1 माइनस का कितना हो गया, 20I2, और इसको इक्वल टू में भेज दिया तो ये हो गया 10। इक्वेशन नंबर कितना हुआ आपके पास, फर्स्ट। इक्वेशन नंबर कितना हो गया मेरे बच्चों, फर्स्ट। कौन सा लूप हमने पढ़ लिया, कौन सा लूप पढ़ लिया हमने, पहला लूप। अब यही काम कौन सा, किरचॉफ का वोल्टेज लो या केवीएल हम कौन से में लगाने वाले हैं,
लूप नंबर कौन सा आपके पास? सेकंड। लूप नंबर किस में लगाने वाले हैं मेरे बच्चों? सेकंड में। तो देखिए किरचॉफ के वोल्टा नियम से ऊपर लिख दिया एक बात। अब हम कौन सा लेके चलने वाले हैं? लूप सेकंड से। क्या लेके चलने वाले प्यारे बच्चों? लूप सेकंड में या लूप सेकंड से। लूप सेकंड से बाई लूप सेकंड हम यहाँ से चले, इधर ही हम जा रहे हैं, इधर ही करंट जा रहा है, तो I2 इंटू कितना हो गया? 15। तो ये हो गया आपके पास 15 इंटू कितना हो गया आपके पास? I2। इसके बाद जैसे ही हम इधर से घूम के आए तो हम तो आ रहे हैं नीचे से ऊपर और करंट जा रहा है आपके पास ऊपर से नीचे, तो दोनों की दिशा या डायरेक्शन क्या हो गई? विपरीत या अपोजिट डायरेक्शन हो गई। इसलिए प्लस ये कितना हो गया आपके पास? प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? अरे भाई माइनस आएगा ना, हम तो नीचे से कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। करंट आ रहा ऊपर से नीचे, विपरीत दिशा हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो निशान किसका आएगा मेरे बच्चों? माइनस का। तो माइनस का निशान आने वाला इसमें, तो माइनस I1 माइनस कितना हो गया? I2 और इनटू कितना है? 20 और वापस खत्म हो गए। 2 ही तो है इसमें, 1 और कितना हुआ? 2, और टोटल रिजल्ट किसके बराबर आ गया? 0 के। अब यहां से देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं इसमें? I1 एक जगह, I2 एक जगह, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 20 I1 और ये हो गया 15 I2 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 20। तो 15 और 20 कितने हो गए? 35, 35 I2 और इज इक्वल टू कितना? 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकंड। ये हुआ आपके पास। अब हम क्या बनाने वाले हैं? समीकरण मिल गए आपको, बस। अब हमें करंट चाहिए I2, I1 भी निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाहिए कौन सा? बैटरी पहले में, तो दूसरे का करंट चाहिए हमें। तो अब क्या बनाते हैं बच्चों? हम पीछे डेरिवेशंस में भी करते आए हैं, थ्योरम में भी हम पढ़ते आए हैं, कल भी हमने पढ़ा, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा कि अब क्या बनाते हैं? इसका मैट्रिक्स रूप या मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? इसका मैट्रिक्स रूप या मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म या इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रूप में, इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए सर्किट का कोई काम है नहीं वैसे अपने पास, अब देखो बच्चों मैट्रिक्स रूप बनाए इसका, तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी? इधर देखो बोर्ड पे देखिए, मैट्रिक्स फॉर्म इसमें बनने वाली है। ये मैट्रिक्स बनाया, यहां से देखिए गुणांक ले लो, 30 माइनस 20, 30 और कितना हो गया? माइनस 20, ठीक है। नीचे देखिए माइनस 20 और 35, ये हो गया माइनस 20 और ये कितना हो गया? 35। ये हो गया आपके पास I1 और ये कितना हो गया? I2। और इधर देखिए इक्वल टू में क्या क्या आ रहा है? देखो बच्चों, इक्वल टू में आ रहा है 10 और कितना आ रहा है? 0। 10 और 0 आ रहा है इक्वल टू में, तो ये आ रहा है हमारे पास 10 और ये कितना आ रहा है? 0। इस वाली मैट्रिक्स को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं? Z मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कौन सी, क्या नाम देते हैं इसको? Z मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते आए हैं? I मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? I मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को कहते हैं E मैट्रिक्स, या हम क्या कहते हैं? V मैट्रिक्स। यही बने आपके पास। अब क्या करते हैं? जो Z मैट्रिक्स है आपके पास, उस Z मैट्रिक्स का मेरे बच्चों क्या लेते हैं? सारणिक, या क्या लेते हैं? डिटरमिनेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? सारणिक या डिटरमिनेंट। Z मैट्रिक्स का हम क्या लेने वाले हैं? सारणिक या डिटरमिनेंट लेने वाले हैं। तो देखिए बच्चों क्या बनेगा, यहाँ से देखिए Z मैट्रिक्स का लिखना चाहो तो दोबारा से Z को लिख सकते हो मैट्रिक्स फॉर्म में, और अगर थोड़ा सा डायरेक्ट जाना चाहो तो भी कोई समस्या नहीं है। तो देखिए बच्चों Z मैट्रिक्स का सारणिक लेने पर, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ Z मैट्रिक्स, Z मैट्रिक्स का सारणिक लेने पर टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ Z मैट्रिक्स, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ Z मैट्रिक्स, कि हम Z मैट्रिक्स का क्या लेने वाले हैं? सारणिक। Z मैट्रिक्स आपको दिख रही होगी। जब सारणिक लेते हैं तो इसको या तो डेल Z से डिनोट करते हैं, या इसको लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ Z भी पढ़ते हैं इसको। और क्या होगा मेरे बच्चों? ये हो गया आपके पास 30 माइनस का 20 और ये हो गया माइनस के 20 और ये कितना हुआ? 35। यही हुआ आपके पास। अब जब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी, ये कितना हो गया? 35, 70, 105 हो गए, तो ये हो गया 1050 माइनस, इसके बाद ये हो गए प्लस, तो कितने हो गए? 400। तो रिजल्ट कितना आ गया मेरे बच्चों? इसका रिजल्ट आ गया आपके पास 650। कितना रिजल्ट आ गया? 650। किसकी वैल्यू आई?
डेल जेड डिटर्मिनेंट ऑफ जेड, या जेड का क्या कहेंगे इसको, सारणिक। इसके बाद हम पीछे से सीखते आ रहे हैं, दूसरी तीसरी क्लास से अब तक सीखते आ रहे हैं कि इस वाले कॉलम को या इस वाले स्तंभ को, जो फर्स्ट कॉलम इसको रिप्लेस करते हैं कौन सी मैट्रिक्स के द्वारा, ई मैट्रिक्स के द्वारा, तब हमें एक डिटरमिनेंट मिलता है, उसको हम कहते हैं डेल वन। क्या कहते हैं, डेल वन। तो देखो एक बार तो लाइन लिखनी पड़ेगी, जेड मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को, जेड मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को ई मैट्रिक्स द्वारा, ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर सारणिक मान ज्ञात करने पर, सारणिक मान लेने पर, इंग्लिश में कहें तो रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम ऑफ जेड मैट्रिक्स बाय ई मैट्रिक्स and taking its determinant, replacing first column of Z matrix by E matrix and then taking its determinant। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे सोल्व करते हैं इसको। बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। न्यूमेरिकल पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल से अगर सीख जाओगे तो थ्योरम रिवाइज हो जाएगी और थ्योरम बहुत अच्छे से आपके याद हो जाएगी। थ्योरम में समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। देखिए बच्चों, सबने कर लिया होगा नोट। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बना लिया, डेल्टा जेड बना लिया। अब डेल्टा जेड से हम क्या बनाने वाले हैं, डेल्टा वन, और हम क्या बनाने वाले हैं, डेल्टा टू। तो देखिए डेल्टा वन डेल्टा टू कैसे बनाते हैं, भली बात ही हम जानते हैं कि नीचे लिख भी दिया मैंने कि मैट्रिक्स जो है आपकी, कौन से मैट्रिक्स, जेड मैट्रिक्स। जेड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है, पहला स्तंभ है, जिसको हम प्रथम स्तंभ कहते हैं, उसको ई मैट्रिक्स से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रिप्लेस करते हैं। और ई मैट्रिक्स से रिप्लेस करके सारणी के क्या बनाते हैं, उसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, डेल वन इज इक्वल टू, ये रही, इसको रिप्लेस कर दो, इसकी जगह आएगा 10 और कितना आएगा 0, और बाकी -20, और ये कितना आएगा 35। तो देखो ये तो हो जाएगा 0, ये हो गया 350। इसी प्रकार या सिमिलरली क्या बनाएंगे बच्चों, डेल टू। डेल टू देखो क्या बनेगा आपके पास, ये जो मैट्रिक्स है जेड, इसके अंदर सेकंड को रिप्लेस कर, इसकी जगह आएगा 10 0, तो ये आएगा आपके पास 30 और -20 तो इधर, और ये आ गया आपके पास 10 और कितना आ गया 0, 30 और 20 तो आपके पास आ गया उधर, और ये आ गया आपके पास 10 और 0। तो ये तो हो गया 0 माइनस, और इसका -20 200 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया 200, तो रिजल्ट कितना आया आपके पास 200 आ गया। अब क्या निकालने वाले हम इसमें, करंट या धारा। तो धारा के फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। I1 इक्वल टू हम कितना पढ़ के आए पीछे, I1 इक्वल टू हम पढ़ के आए डेल वन अपॉन डेल जेड। I2 इक्वल टू कितना पढ़ के आए, डेल टू अपॉन डेल जेड। वैसे तो ज़रूरत दूसरे करंट की है, क्योंकि बैटरी पहले में तो करंट किसका देखते हैं, दूसरे का, लेकिन लिखने को चाहे दोनों लिख दीजिए, चाहे डायरेक्ट दूसरा निकाल दीजिए। कल मैंने थ्योरम में सिर्फ दूसरा ही निकाला था, क्योंकि ज़रूरत दूसरे की होती है। आप चाहो तो I1 निकाल सकते हो, नहीं निकालो तो भी कोई फ़र्क नहीं, डायरेक्ट ही क्या निकाल सकते हो, धारा। तो देखो डायरेक्ट निकालूंगा, इससे कंफ्यूज नहीं हो। द्वितीय लूप में धारा या करंट इन सेकंड लूप, द्वितीय लूप में हम क्या निकालने वाले हैं, धारा। द्वितीय लूप में हम क्या निकालने वाले हैं बच्चों, धारा निकालने वाले हैं, करंट इन सेकंड लूप। तो सेकंड लूप में जब करंट निकालेंगे तो करंट कितना होगा, I2 होगा आपके पास डेल टू अपॉन कितना होगा, डेल जेड। I2 कितना होगा, डेल टू अपॉन कितना होगा बच्चों, डेल जेड होगा। डेल टू कितना आया मेरे बच्चों, 200
नीचे देखें तो डेल जेड उधर से देखिए कितना आया 650, तो कितना हो गया आपके पास 650, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 4 बार 13 पंजो 65 हो गया, ये हो गया एम्पियर। इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दिए थे, इसको दे दो मेरे बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। ये कौन सा रिजल्ट आया, आधा काम हो गया अपने पास कि हम लेके चले बैटरी पहले लूप में, और करंट कौन से लूप का देख रहे हैं, धारा कौन से लूप की देख रहे हैं, सेकंड लूप की। अब देखिए आधा काम हो गया, 4 बटे कितना हो गया 13। अब दूसरा काम करने वाले हैं, इधर से नोट कर लो इसको, उधर मैं बना रहा हूं सर्किट दूसरे का। कई बार क्या है कि करंट के आंसर माइनस में आ जाते हैं, तो घबराया मत करो, करंट प्लस माइनस नहीं होता, प्लस माइनस जो करंट के लगा हुआ होता है वो उसकी दिशा बताता है, डायरेक्शन को बताता है। इसलिए माइनस आ रहा तो माइनस लिख दिया करो, प्लस आ रहा तो प्लस लिख दिया करो, इसलिए घबराया मत करो बिल्कुल भी। करंट कोई प्लस माइनस नहीं होता, करंट की दिशा डायरेक्शन बताता है। अगर सेम डायरेक्शन है जो हमने डायरेक्शन ली थी तो प्लस आ जाएगा, अगर उससे विपरीत दिशा से करंट आ रहा है तो उसमें क्या आ जाएगा, निशान माइनस का। ठीक है, आप देखिए बच्चों स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकंड वही सर्किट आपके पास। अब मुझे वैल्यू भी याद नहीं है, क्या वैल्यू लेके चले थे अपन, इस बार बैटरी यहां लगाने वाले हैं। ये बैटरी कौन से लूप में, सेकंड में। इसका था शायद 10 वोल्ट, इसका था मेरे हिसाब से 10, Z1 नाम था ना इसका, 10 ओम। ये था Z2 शायद 15 ओम, और ये था Z3 इक्वल टू कितना 20 ओम। यही था ना बच्चों, देख लेना एक बार। और इधर से करंट आएगा, इधर जाएगा और इधर नीचे आएगा। इस बार नाम दे देंगे इसको I2, यही नाम थे I1, और ये आ गया आपके पास I2 माइनस कितना होगा इस बार I1। लेकिन बेटा बैटरी पहले इधर थी तब ये करंट था, इधर है तो बैटरी में करंट बदल सकता है, तो नाम दे देते हैं डैश, I1 डैश। तो ये सबके क्या लग गया, डैश। इस बार लूप इधर से इधर ले लेंगे और इसका लूप भी इधर से इधर घूम लेंगे। ये तो कौन सा लूप नाम दिया था, पहला लूप होता है, और ये कौन सा लूप होता है आपका, दूसरा लूप। बना लीजिए सब। तो भली भांति यहाँ तक सबने निकाल लिया होगा। एक ही करंट की ज़रूरत है, क्योंकि बैटरी पहले में तो करंट कौन सा, दूसरे का। इस बार करंट कौन से की जरूरत आएगी, पहले वाले की, क्योंकि बैटरी दूसरे में, करंट किसका चेक करने वाले, पहले वाले का। ठीक है, लिखा बच्चों सबने, सर्किट बनाया नया। अब इसके नीचे लिखिए, अब वोल्टता स्रोत को द्वितीय लूप में जोड़ते हैं। अब वोल्टता स्रोत को द्वितीय लूप में जोड़ते हैं। नाउ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन सेकंड लूप, नाउ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन सेकंड लूप। अब वोल्टता स्रोत को द्वितीय लूप में जोड़ते हैं। नाउ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन सेकंड लूप, नाउ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन सेकंड लूप। कि वोल्टता स्रोत को हम कौन से लूप में जोड़ते हैं बच्चों, दूसरे लूप में। जोड़ दिया सेकंड लूप में। अब प्रथम तथा द्वितीय लूप में धाराएं, अब प्रथम तथा द्वितीय लूप में धाराएं, अब प्रथम तथा द्वितीय लूप में धाराएं, अब प्रथम तथा द्वितीय लूप में धाराएं I1 डैश तथा I2 डैश। अब प्रथम तथा द्वितीय लूप में धाराएं I1 डैश तथा I2 डैश। नाउ करंट इन फर्स्ट एंड सेकंड लूप, now value of current in first and second loop I1 dash and I2 dash respectively, I1 dash and I2 dash respectively। ये नए स्टेप आ गई। अब वापस से क्या लगना है, लूप विश्लेषण करना है, किरचॉफ का वोल्टता नियम लगना है। कितने समीकरण मिलने हैं, 2 समीकरण, उनका मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है, फिर वही डेल जेड बनाना है, और वही I1 और वैल्यू करंट की आ जाएगी आपके पास। तो देखिए किरचॉफ के वोल्टता नियम से, किरचॉफ के वोल्टता नियम से बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लो या सेकंड लो, जिसको हम क्या कहते हैं, KVL। ठीक है,
यहाँ से चलो इसमें फर्स्ट लूप, कौन सा लूप लिख देता हूँ मैं, लूप फर्स्ट में, लूप फर्स्ट में, लूप फर्स्ट में यहाँ से चले तो I1 डैश, और इधर ही हम जा रहे हैं, इधर ही करंट जा रहा है, तो कितना हो गया 10। फिर इधर से घूम के इधर आए, हम तो आ रहे हैं नीचे से ऊपर, करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, निशान किसका, माइनस का, कितना हो गया I2 डैश माइनस I1 डैश, और कितनी वैल्यू है 20, और दैट इज इक्वल टू कितना 0। थोड़ा सा व्यवस्थित रीअरेंज करते हैं इनको लिखने का तरीका। I1 10 माइनस माइनस प्लस 20, और कितना हो गया मेरे बच्चों 30 I1 डैश 30, माइनस का कितना हो गया 20 I2 डैश, और इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको 4। इसके बाद जैसे हमने लूप फर्स्ट सोल्व किया वैसे यहाँ से चल लो लूप सेकंड में घूम लेते हैं। तो देखिए लूप सेकंड में देखें बच्चों तो क्या होगा, यहाँ से चले तो ये तो सेम डायरेक्शन 15 इंटू I2 डैश, तो ये हो गया 15 इंटू कितना हो गया I2 डैश। इधर चले हम भी ऊपर से नीचे, करंट भी ऊपर से नीचे, तो प्लस I2 डैश माइनस कितना हुआ I1 डैश, और कितना है 20 तो 20। फिर इधर से चले बैटरी में माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस तो माइनस 10 इक्वल टू कितना 0। रीअरेंज कर लेते हैं इसको। I1 कितना है माइनस के 20 I1 डैश, 15 तो ये हो गए, 20 ये हो गए, तो कितने हो गए 35 35 I2 डैश, और इज इक्वल टू कितना 10। इक्वेशन नंबर 5। दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को हम किस रूप में बनाने वाले, मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म बना के वही काम करना है, डेल जेड निकालना, डेल 1 निकालना और डेल 2 निकालना है। अब देखिए समीकरण 4 तथा 5 से मैट्रिक्स रूप, समीकरण 4 तथा 5 से मैट्रिक्स रूप, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन की हम कौन सी फॉर्म बनाने वाले हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बनाने वाले बच्चों। तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं किसकी, फोर्थ और फिफ्थ की, तो क्या बनेगी देखिए यहाँ से देखो, ये तो हो गया 30 माइनस 20, इधर तो आएगा बच्चों 30, इधर आएगा माइनस 20, इधर देखें तो ये हो गया माइनस 20, ये हो गया 35 माइनस 20, और ये कितना हो गया आपके पास 35। इधर देखो ये हो गया I1 डैश, और ये कितना हो गया I2 डैश, इज इक्वल टू मैट्रिक्स में देखें तो एक में तो आ रहा है 0 और इसमें आ रहा है 10, तो 0 और ये हो गया आपके पास 10, 0 और कितना हुआ 10। यही तो मैट्रिक्स बनी हमारे पास। कौन सी मैट्रिक्स बनी, एक Z मैट्रिक्स बन गई, एक I मैट्रिक्स बन गई, और एक कौन सी बन गई हमारे पास, E मैट्रिक्स बन गई। Z बन गई, I बन गई और E बन गई। तो देखिए नाम देते हैं इसको, कहने को कह सकते हैं ये कौन सी मैट्रिक्स है, Z मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है, I डैश, डैश लगाओ ना सब करंट के, और इसको E मैट्रिक्स कह दीजिए या E डैश कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करते हैं कि Z जो मैट्रिक्स होती है उसका क्या लेते हैं, सारणी का डिटरमिनेंट, सब में पढ़ते आ रहे हैं, सेम प्रोसीजर है। तो Z मैट्रिक्स का, तभी तो कह रहा हूँ एक बार सीख लो अच्छे से, थ्योरम को अच्छे से, कथन स्टेटमेंट मत रटिएगा। पिछली क्लासेज में मैं बताता आ रहा हूँ कि कैसे थ्योरम का कथन स्टेटमेंट बनाया जाता है। एक बस सर्किट बनाना होता है, सर्किट देख के स्टेटमेंट आते हैं, सर्किट से ही प्रूफ कर देते हैं, और सर्किट से ही न्यूमेरिकल कर देते हैं। और क्या चाहिए बोलो, आ रहा नहीं आ रहा मज़ा, इसको कहते हैं पढ़ने का मज़ा। वो कहानी चुटकुले सुनाने वाला नहीं है मज़ा। मज़ा पढ़ाई का मज़ा ये है कि हर एक चीज़ बेसिक कंसेप्ट से जीरो से हाई लेवल तक हमारे समझ में आनी चाहिए, उसे कहते हैं पढ़ने में मज़ा। अब देखिए Z मैट्रिक्स का सारणिक, तो Z मैट्रिक्स का सारणिक लेने पर, Z मैट्रिक्स का सारणिक लेने पर, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ Z मैट्रिक्स, Z मैट्रिक्स का सारणिक लेने पर, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ Z मैट्रिक्स, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ Z मैट्रिक्स, Z मैट्रिक्स का हम क्या लेने वाले हैं, सारणिक, ठीक है। Z मैट्रिक्स का हम सारणिक लेने वाले हैं बच्चों। तो देखो क्या होगा, Z मैट्रिक्स का जब सारणिक लेंगे तो ये इसे कहते हैं डेल Z कह दो, या डिटरमिनेंट ऑफ Z कह देंगे। टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ Z मैट्रिक्स कहाँ है, ये रहा 20 माइनस का वो 30, ये है माइनस का 20, ये माइनस 20 और ये 35, वही आएगा 105 1050 माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो कितना रिजल्ट आने वाला 650, ठीक है। अब हम क्या निकालने वाले हैं इसमें बच्चों, डेल 1 और क्या निकालने वाले हैं, डेल 2। क्या निकालने वाले हैं, डेल 1 और डेल 2 निकालने वाले। तो देखिए डेल 1 निकालेंगे
डेल वन निकालेंगे और क्या निकालेंगे आपके पास डेल टू। वैसे तो देखो ज़रूरत डेल वन की है। क्यों ज़रूरत है डेल वन की? क्योंकि करंट कौन सा निकालना है, पहला ही करंट चाहिए मेरे को, बैटरी दूसरे में करंट पहले की, तो डेल टू नहीं निकालोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो देखो डेल वन निकालते हैं। डेल वन में क्या करते हैं, पहले कॉलम को रिप्लेस करते हैं, कौन सी मैट्रिक्स से, ई से। ये हो गया 0 और 10, ये हो गया माइनस के 20 और ये हो गया 35। ये तो हो गया 0 बच्चों, ये कितना हो गया 200, यही हुआ आपके पास। अब करंट निकाल लीजिए, क्या निकालना है, करंट। तो ये नोट कर लो यहाँ तक, फिर करंट निकाल लेते हैं। किया नोट सबने? अब देखो बच्चों, देखो अब डेल टू निकालने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि बैटरी कौन से लूप में, दूसरे में, तो करंट किसका चाहिए, पहले का, तो पहला आ जाएगा डेल वन से। तो देखो प्रथम लूप में धारा, और निकालो तो निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। प्रथम लूप में धारा, करंट इन फर्स्ट लूप, करंट इन फर्स्ट लूप, करंट इन फर्स्ट लूप कि पहले लूप में करंट, पहले लूप में करंट का नाम क्या है, आई वन डैश, यही है। कितना होगा, डेल वन अपॉन कितना होगा मेरे बच्चों, डेल जेड। ये हो गया 200 यहाँ से, और ये कितना हो गया 650, तो ये हो गया 0 से 0, ये हो गया 4/13 एम्पियर। इक्वेशन नंबर हमने दिए थे 4, 3, 4, 5, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए इक्वेशन नंबर आपकी नोटबुक में, इक्वेशन नंबर कौन सी, अरे इक्वेशन नंबर कौन सी, 3 और इक्वेशन नंबर 6। 3 कब आई थी, बैटरी पहले में थी तो करंट दूसरे का, I2 करंट है, देखिए 3 नंबर में है। और अब बैटरी दूसरे लूप में है तो करंट कौन से का, पहले लूप का, वो इक्वेशन नंबर 6 में। दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है, है बिल्कुल। तो समीकरण नीचे लिखना होगा कि समीकरण इक्वेशन 3 तथा 6 से, समीकरण इक्वेशन 3 तथा 6 से स्पष्ट है कि I2 इज इक्वल टू कितना है, I1 डैश, बाई इक्वेशन 3 और 6 इट इज क्लियर दैट, बाई इक्वेशन 3 और 6 इट इज क्लियर दैट I2 इज इक्वल टू कितना आपके पास, I1 डैश। इसका मतलब क्या हुआ, पारस्परिकता प्रमेय, पारस्परिकता प्रमेय सत्यापित है, पारस्परिकता प्रमेय सत्यापित है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरीफाइड, रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरीफाइड, थ्योरम इज वेरीफाइड। ये काम करना बच्चों। इस प्रकार से जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो न्यूमेरिकल 2.5-3 नंबर का भी आ सकता है, तो तब जाके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ऐसे नहीं कि तुरंत ही कर लिया हमने, कुछ लिखा भी नहीं, न को पूरा सर्किट बनाया, सारी चीज़ें सारणिक डिटरमिनेंट सब बनाते हुए जब चलोगे तब जाके आपके पास ये चीज़ें मिलने वाली हैं, पूरे में से पूरे नंबर आने वाले होंगे। नोट कीजिए यहाँ तक, फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
तो सबने समझा कैसे न्यूमेरिकल्स वेरीफाई करते हैं। कई तरीके से पूछ सकता है, पारस्परिकता प्रमेय सत्यापित कीजिए, पारस्परिकता प्रमेय सिद्ध कीजिए इस न्यूमेरिकल में, या पारस्परिकता प्रमेय की जांच कीजिए कि पारस्परिकता प्रमेय लागू होती है या नहीं लगती। तो कैसे पूछ सकता है, सबका रिजल्ट सेम आने वाला होगा। इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये तो लिखिए, निम्न परिपथ में पारस्परिकता प्रमेय सत्यापित कीजिए। इसके बाद देखो, सर्किट बनाइए। ये है आपके पास, तो सर्किट बना लीजिए, पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए। और इस क्वेश्चन को आप करने वाले हो खुद से, इस क्वेश्चन को आप करने वाले हो एज ए होमवर्क, और सभी बच्चे अपना आंसर बताएंगे। आंसर सबका आना चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हो, लेकिन मैं दे दूंगा तो और वेरीफाई रहेगा। तो अब इसको बनाइए। कभी भी कोई आंसर प्लस माइनस में आ जाए उससे घबराया मत करो। प्लस माइनस धारा है, करंट की दिशा है, डायरेक्शन को बताता है, बाकी कुछ नहीं है। वैल्यू जो होती है वही होती है, ठीक है। तो इसको कीजिए, इस न्यूमेरिकल को, बाकी देखते हैं नेक्स्ट। ओके।